नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। आज राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच में जातीय जनगणना को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। संसद के अंदर हंगामा हो गया और समर्थन में अखिलेश यादव कूद पड़े। उन्होंने कहा कि आखिर कैसे जाति पूछ ली गई। दरअसल अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि जिनको जात नहीं मालूम वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। इसके बाद घमासान मच चुका। राहुल गांधी पर जो हमले बोले गए हैं और राहुल गांधी ने सीधा सीधा ये आरोप लगाया है कि अनुराग ठाकुर ने उन्हें गाली दी है। आपकी राय क्या है? क्या ये गाली है? और अगर गाली दी है तो इस पर क्या कुछ एक्शन होना चाहिए? नफीसा जी, मैं मानता हूं कि अनुराग ठाकुर ने जिन अभद्र शब्दों का प्रयोग संसद में करा वो केवल राहुल गांधी के खिलाफ एक टिप्पणी नहीं थी, वो देश के उन जनजातियों के खिलाफ, उन अनुसूचित जातियों के खिलाफ टिप्पणी थी जिनके लिए ऐसे रूपक इस्तेमाल करे जाते हैं। उन बच्चों के खिलाफ ऐसी एक टिप्पणी थी जिनके माता पिता नहीं है। उन्होंने अनुराग ठाकुर, आपके शायद कुछ दर्शकों को ना पता हो कि माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर सिंह ने क्या कहा। अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि जिसको अपनी जात नहीं पता वो गणना की बात कर रहा है। आमतौर पे हमने देखा है ये ऐसे रूपक कब बोले जाते हैं, या तो उन व्यक्तियों के प्रति बोले जाते हैं जिनके माता पिता नहीं है या जिनके पिता का मालूम नहीं है, या फिर उन व्यक्तियों के प्रति बोले जाते हैं जिन्हें कथित तौर पे निचली जाति का माना जाता है कि इसकी तो क्या ही जात है। इस तरीके की असंसदीय भाषा का प्रयोग भाजपा के सांसद टाइम एंड अगेन करते आए हैं। हमें पिछले साल अक्टूबर का सिलसिला याद दिला दूं मैं आपके दर्शकों को, जब रमेश सिंह बिदूड़ी जो दिल्ली के सांसद थे भाजपा के द्वारा, सिमिलरली परवेश सिंह वर्मा भी ये भी वेस्ट दिल्ली के, पश्चिमी दिल्ली के सांसद थे। इन्होंने कैसी टिप्पणियां करी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। इनकी भी आज सांसद की सदस्यता नहीं है, लेकिन इन्हें भी कहीं का प्रभारी बना रखा है। अनुराग ठाकुर ने वही बोला, और जो उन्होंने आज संसद में बोला है इस पे मुझे राम सिंह दिनकर जी की एक कविता है रश्मि रथी, इसकी कुछ पंक्तियां याद आती हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके दर्शकों के सामने पढ़ना चाहूंगा। तो जी सर। ये जो कविता दिनकर जी ने लिखी थी, ये महाभारत के उस प्रसंग के बारे में लिखी हुई है जब श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में जाते हैं महाभारत का युद्ध, भीषण युद्ध शुरू होने से पहले, और उनसे पांडवों के लिए न्याय मांगते हैं। लेकिन दुर्योधन इतना अहंकारी था कि वो पांडवों को तो न्याय देना चाहता ही नहीं था, और साथ ही साथ दुर्योधन ने कृष्ण के प्रति भी कटु शब्द बोले। तो इस पे ये कुछ पंक्तियां हैं रश्मि रथी की। दो न्याय अगर दो तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजत पे असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पे साक्षात है, पहले विवेक मर जाता है। मेरे हिसाब से आज जो भारतीय संसद में हो रहा है वह यही हो रहा है कि राहुल गांधी और विपक्ष के सांसद पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए उनका हक मांग रहे हैं, उनका न्याय मांग रहे हैं। लेकिन दुर्योधन रूपी जो ये भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी, अनुराग सिंह ठाकुर, अमित शाह और जितने भी इनका तमाम मंत्रिमंडल है, ये 5 ग्राम का न्याय भी नहीं दे सकते। ये पिछड़ों को जितना हक है उसका आधा भी नहीं दे सकते। लेकिन ये उल्टा क्या कर रहे हैं कि जो पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण ने पांडवों की आवाज उठाई, आज विपक्ष के सांसद राहुल गांधी पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं, उन्हीं पे कटु शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दिनकर जी कहते हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भाजपा का नाश की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा के इलेक्शंस में हमने देखा है किस तरीके से 400 पार कहने वाली पार्टी को जनता ने 240 पे लाके खड़ा करा है। लेकिन जो भी है, बात यह है कि जनता ने भाजपा को एक सबक सिखाने की कोशिश करी, लेकिन दुर्योधन की तरह इतना अहंकार भर चुका है भाजपा में कि वो ये सबक समझ नहीं रहे हैं। उल्टा पिछड़ी जातियों के पक्ष में बात करने की जगह ये उन लोगों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं जो पिछड़ी जातियों के साथ चलना चाहते हैं। और यही है कि ये जनता देख रही है। अभी चुनाव आने वाले हैं, आगामी चुनाव है हरियाणा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, और इसका परिणाम साफ साफ तौर पे मिलने वाला है भाजपा को। लेकिन सर, अनुराग ठाकुर तो साफ कह रहे हैं ना कि मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा कि जिनको जात नहीं मालूम वो गणना की बात करते हैं, वो बुद्धि उधार लाकर राजनीति करते हैं। देखिए, अनुराग सिंह ठाकुर को अगर ये लग रहा है कि ये कोई बच्चों का खेल चल रहा है जहां पर ये बोल देंगे कि मैंने तो इसका नाम नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ इसकी तरफ देख के गाली दी थी और छोड़ दिया जाएगा, तो ये कोई मजाक तो है नहीं। ये भारत देश की संसद है, देश की सबसे उच्चतम पंचायत है। यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग करके वो ऐसे नहीं निकल सकते। और दूसरी बात, जब राहुल गांधी अदानी और अंबानी पे सवाल खड़े करते हैं तब एकदम बिलक के क्यों पड़ते हैं भाजपा के सांसद और भाजपा के सांसद
जो सदन के चेयर भी हैं, स्पीकर भी हैं, आसन है, ओम बिरला, वो क्यों बिदक के पढ़ते हैं? राहुल गांधी कभी ये थोड़ी कहते हैं मुकेश अंबानी जो एंटिला में रहते हैं, गौतम अदानी जो फिलानी जगह पे रहते हैं, राहुल गांधी ये तो नहीं कहते। राहुल गांधी तो अंबानी बोलते हैं, अदानी बोलते हैं, तो कोई भी अंबानी हो सकता है, कोई भी अदानी हो सकता है। बट बात यह है, ये बेतुके तर्क है। सबको पता है जब राहुल गांधी अंबानी और अदानी का जिक्र करते हैं तो वो किस अंबानी और किस अदानी का जिक्र करते हैं। सबको पता है अनुराग सिंह ठाकुर ने जो बयान दिया वो किसके लिए दिया, किस संदर्भ में दिया। ये सब तुच्छ बातें करके वो नहीं निकल सकते, और ये जनता भी समझती है और देश की सारा विपक्ष भी समझते हैं। जैसे सर अभी आपने भी कहा कि आम भाषा में जात पूछने के मायने क्या होते हैं, तो ये मुद्दा कितना गंभीर आपको लग रहा है? एक सांसद नेता विपक्ष से पूछ रहा है कि जात क्या है। नहीं, केवल ये नहीं पूछा जा रहा है जात क्या है, इस तरीके से कहा जा रहा है इनको तो इनकी जात ही नहीं पता। ये उससे भी एक कदम आगे बढ़ के है, जात क्या है, जात क्या नहीं है, ये तो एक अलग सवाल मैं मानता हूं, ये इससे भी एक कदम आगे बढ़कर है। आप यही देखिए ना कि हमारी देश के सत्ताधारी सांसद किस रूप में व्यवहार करते हैं, कि ये किसी से छुपा नहीं है कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को उनके पूर्ण अधिकार नहीं मिल पाए। पिछली सरकारों ने बहुत काम करा, रिजर्वेशन दी गई, आरक्षण दिया गया दलितों को और कुछ पिछड़ी जातियों को, और अल्पसंख्यकों को तो खैर बहुत कम जगह आरक्षण है। लेकिन इन आरक्षणों के बावजूद भी पूर्ण अधिकार इन्हें नहीं मिल पाए हैं, इन वर्गों के समाज को, जो समाज का एक बहुजन वर्ग है। आज की डेट में ये मेजोरिटी है समाज। उसके बावजूद भी इनको उस पटल पे हम नहीं ला पाए हैं जिस पटल पर सो कॉल्ड अगड़ी जातियां हैं। आज भी एक दलित को बहुत ज्यादा, या फिर एक यादव को एक डिस्क्रिमिनेशन, एक पक्षपात झेलना पड़ता है जब उसके सामने कोई ब्राह्मण हो या कायस्थ हो या राजपूत हो। और इसी पक्षपात को रोकने के लिए, यही पटल की समानता लाने के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे कहते हैं अधिकारों का, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, सो इन सब लोगों को इक्वल बनाने के लिए ये केवल विपक्ष का या नेताओं का पदभार नहीं होना चाहिए, सत्ता का भी होना चाहिए। सत्ता को भी सोचना चाहिए कि कैसे जो लोग समाज के बढ़त में पीछे रह गए उनको कैसे आगे लाया जाए। लेकिन इन सब गंभीर मुद्दों पे बात करने की जगह ये तुच्छ टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो देश के जो पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, वो भी ये साफ देख रहे हैं कि हमारे अधिकारों की बात कौन कर रहा है और हमारे अधिकारों की बात करने वाले का मजाक कौन उड़ा रहा है। और परिणाम साफ मिलेगा, पहले आधा मिल चुका है, बाकी अभी पूरा मिलना बाकी है। निखिल जी, हम आगे बढ़े, चर्चा करें, लेकिन उससे पहले जी, आप एडवोकेट हैं, आप कानूनों को जानते हैं, आप मुझे बताइए और समझाइए कि क्या संसद के अंदर इस तरीके की भाषा को स्वीकारता मिलती है? क्या उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा? क्या उनके भाषण को भी काटा जाएगा, कैची चलाई जाएगी? जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि तमाम जो सांसद है उनके आपत्तिजनक भाषणों को काट दिया जाता है। और क्या उनकी जो संसद मान्यता है उसको रद्द किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा? क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस तरीके की भाषा को कैसे स्वीकारता मिल सकती है? स्पीकर होते हैं, उन्हें लोकसभा के सांसदों के द्वारा, एक मेजोरिटी के द्वारा चुना जाता है। तो आमतौर पे यही होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, सत्ताधारी पार्टी होती है, उसी का कोई सांसद अध्यक्ष बनता है। उसके बाद क्या होता है कि अध्यक्ष का इन मामलों पे जो भी निर्णय होता है वो फाइनल होता है। वो आप चैलेंज नहीं कर सकते, कोई अपीलेट अथॉरिटी नहीं है, किसी अदालत में नहीं लेके जा सकते। तो किसको निलंबित करना है, किसको बर्खास्त करना है, कौन सी चीज रिकॉर्ड पे जाएगी, कौन से शब्द रिकॉर्ड पे नहीं जाएंगे, कौन से शब्द अनपार्लियामेंट्री हैं, ये सब अध्यक्ष की ही क्षेत्राधिकार है। और इसमें बेसिकली फिर कानून की बात नहीं रह जाती, इस पे बात रह जाती है कि आसन पे जो व्यक्ति बैठे हैं, चाहे वो जिस भी पार्टी के हों, क्या वो अपना दायित्व देश की जनता के प्रति, संसद के प्रति, संविधान के प्रति समझ रहे हैं? क्या जब वो आसन पे बैठते हैं वो अपनी पार्टी का गमछा उतार के एक निष्पक्ष व्यक्ति की तरह बैठते हैं, या फिर वो अपनी पार्टी की ही सपोर्ट करने के लिए वहां पे बैठ रहे हैं? पिछले कुछ सालों में, खासकर से जब से ओम बिरला जी 2019 में सांसद अध्यक्ष बने जी, जो आप बात करें समझ में आ रहा है वो, कि अगर जाहिर बात है कि अगर सरकार का कोई सांसद स्पीकर बनता है तो थोड़ा सा झुकाव होगा, लेकिन कानून क्या कहता है? क्या इस तरीके की भाषा को स्वीकार करना चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कानून यही कहता है कि अध्यक्ष निर्णय लेंगे। अब अध्यक्ष किस बिना पे निर्णय लेंगे, ये जब हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई ऐसे व्यक्ति आके इस आसन पे बैठेंगे जो आसन की गरिमा का ध्यान नहीं रख पाएंगे। उन्होंने ये आसन के विवेक पे छोड़ दिया कि अगर कुछ गलत कहा जा रहा है संसद में तो आसन उसे हटाएंगे।
उसको उसके खिलाफ कोई एक्शन करेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक आदमी आके बैठेगा और उसके बाद वो बिल्कुल ही एक पार्टी को तो कंप्लीट क्लीन पास देता रहेगा कि आप गाली दे दो, आप नेता प्रतिपक्ष को गाली दो, आप सांसदों को गाली दो, आप जिस मर्जी को गाली दे दो, और दूसरे की हल्की सी आवाज उठाने पे, शिव जी की फोटो दिखाने पे आप उन्हें रोकते रहिए। दिक्कत यही है। देखिए, ये वही ओम बिरला हैं जिनके कार्यकाल में रमेश बिधूरी ने वो वाहियात बयान दिया जिसकी मैंने अभी जिक्र करा था। ये वही ओम बिरला हैं जिनके कार्यकाल में लोकसभा से 100 से ऊपर विपक्षी सांसदों को बर्खास्त किया गया जब नए क्रिमिनल लॉज लाए गए और बाकी इंपॉर्टेंट कानून लाए गए। ये वही ओम बिरला हैं जो नरेंद्र मोदी को तो इमरजेंसी की बात करने देते हैं, नेहरू जी की बात करने देते हैं 50 साल 70 साल पुरानी बात, लेकिन जब अभिषेक बैनर्जी डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं जो 7 साल पहले हुआ, 8 साल पहले हुआ, उनको रोक दिया जाता है। तो ओम बिरला जी जिस प्रकार के अध्यक्ष हैं, इसमें उनमें कोई भी वो निष्पक्षता का ना वो मास्क पहन रहे हैं ना वो रख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बयान कार्रवाई से बाहर जाएगा, और चला भी जाएगा तो अनुराग सिंह ठाकुर पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, ये मेरा पूर्ण रूप से मानना है। ठीक है, लेकिन क्या सर लोकसभा की जो मर्यादा होती है उसको तोड़ा जा रहा है? और क्या बिल्कुल नेता ये भूल बिल्कुल, चुके हैं कि गरिमा होती है एक सदन की? बेशक बेशक, जब सदन के जो लीडर हैं, प्रधानमंत्री, जब वो नेता प्रतिपक्ष को, विपक्ष के नेता को कहें बालक बुद्धि है। देखिए, अब कई लोग कहेंगे कांग्रेस ने भी तो बैल बुद्धि करा। फर्क इतना है, कांग्रेस वो सोशल मीडिया पे अपने हैंडल से कर रही है। नेता प्रतिपक्ष सदन के पटल पे खड़े होकर प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि नहीं बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को ये सम्मान है संसद का, संसद की गरिमा का ज्ञात है, इसलिए वो संसद के पटल पे ये सब नहीं कर रहे, अपनी जो भी ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को संसद के पटल में इलेक्शन की रैली की, चाहे वो उनका स्टेज हो, चाहे उनका पार्टी ऑफिस हो, इसमें कोई फर्क नहीं नजर आता। वो हर जगह वैसी ही तुच्छ राजनीति करते हैं जैसी वो करते आ रहे हैं। ये कौन से देश में आपने सुना होगा, कौन से लोकतांत्रिक देश में सुना होगा कि प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष को बैल बुद्धि बोल रहे हैं? जब बैल बुद्धि बोलने पे नहीं रोका गया, ऐसे बयानों पे नहीं बालक रोका बुद्धि। गया, माफ कीजिएगा, बालक बुद्धि बोलने पे नहीं रोका गया, ऐसे बयानों पे नहीं रोका गया, तो मेरी कोई उम्मीद नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है कि संसद की गरिमा गिर रही है, संसद में जिस प्रकार का डिस्कोर्स हो रहा है, जिस प्रकार से बातें हो रही हैं, वो गिर रहा है। और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी और भाजपा और इन सब से बहुत ज्यादा देश को भुगतना पड़ेगा। अगर हमारे सांसद एक दूसरे को सिर्फ गाली गलौज करने में ही बिजी रहेंगे, तो जनता के अधिकार की बात कब होगी, सरकार की अकाउंटेबिलिटी कब फिक्स होगी, जो नए कानून, जो भी कानून आएंगे उन पर चर्चा कब होगी? केवल और केवल ये तुच्छ राजनीति होगी। और भाजपा ने पिछले 10 साल में इस संसद का यही रूप बना दिया है कि तो आइए तुच्छ राजनीति करिए, मोदी मोदी के नारे लगाइए, गालियां दीजिए, घर चले जाइए। देश की जनता की तो बात ही नहीं हो रही। जो बात करने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी, उनकी कभी स्पीच काट दी जाती है, कभी टीवी हटा दिया जाता है, कभी माइक ऑफ कर दिया जाता है। यही हो रहा है संसद। लेकिन निखिल जी ये बताइए मुझे, जात पूछना पूछना गाली कैसे? इससे पहले भी तो हमने और आपने देखा कि कांग्रेस लगातार ये बोलती रही कि ये मोदी ओबीसी नहीं है, बार बार बोला गया कि मोदी जी ओबीसी नहीं है, तो फिर गालियां हकीकत कैसे? कहने का एक तरीका होता है। मैं वही कह रहा हूँ कि केवल जात नहीं पूछी। अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए कहा जिसे अपनी जात नहीं पता। देखिए, कई चीजें होती हैं जो आउट एंड आउट गाली नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से बोली गई हैं वो गाली का रूप धारण कर लेती है। अगर समाज, कोई सड़क पे चलता आदमी है, मैं बोलूं तुझे तेरा बाप कौन, तेरी जात क्या है, अब मैंने यहाँ पे कोई भी गाली का प्रयोग नहीं करा, लेकिन अगर मैं किसी को ये बोलूंगा तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा खाएंगे, शायद मेरे से लड़ाई करेंगे, और बिल्कुल सही करेंगे। क्योंकि कई शब्दों का चयन जिस तरीके से होता है, जिस तरीके से बोला जाता है, ये आपके दर्शक भी समझेंगे, हम सब समझते हैं कि उसका, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, वो किस किस धारणा से बोली गई है, क्या बोलना क्या कहा जाना चाह रहा है। और वो साफ दिख रहा है कि अनुराग सिंह ठाकुर ने भले ही किसी माँ बहन की या ऐसी इस तरीके की गाली का प्रयोग ना करा हो, लेकिन जो शब्द उन्होंने बोले वो अभद्र थे, वो असंसदीय थे, अनपार्लियामेंट्री थे, वो रॉन्ग नहीं बोला जाना चाहिए था, बट बोला गया है, क्या करें। और साथ में ये भी कहा गया कि बुद्धि उधार लेकर राजनीति करते हैं, क्या बोलना है उसकी पर्ची पीछे से तैयार होकर आती है, स्क्रिप्ट तैयार की जाती है राहुल गांधी की। देखिए, जो अपनी सरकार बैसाखियां उधार लेके चला रहे हो ना, नीतीश बाबू के 12 सांसद, चंद्रबाबू के 16 सांसद, उनको ये सब बातें शोभा नहीं देती। कौन किससे बुद्धि उधार ले रहा है ये आपके दर्शक भी समझेंगे जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने किसी को देखा उसने नाले में पाइप डाल के चाय बना ली, जब वो विंड साइंटिस्ट को ये बताते हैं कि विंड विंड मिल में से पानी निकाल लीजिए सीधा से आसमान में से,
जब वो ये कहते हैं कि a+b² के फॉर्मूला में 2a भी एक्स्ट्रा कहाँ से आता है। अब राहुल गांधी बता रहे हैं a1 और a2 कौन से आ रहे हैं। शायद यही 2a भी एक्स्ट्रा थे मोदी जी के, जिनको सारा देश वो देना चाह रहे हैं। ऐसी बेतुकी बातें की बुद्धि उधार लेके बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो उस पार्टी के नेता तो ना ही बोले जिनके नेता को ना तो कोई विज्ञान की समझ है, ना कोई अर्थशास्त्र की समझ है। मतलब आप देखिए, उनकी मूर्खता तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री हैं वो हमारे, बट उनकी विचित्र बुद्धि अगर हम कह सकें, पेक्यूलियर माइंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इफ यू कैन कॉल इट दैट, कि वो एक टीवी इंटरव्यू में नेशनल न्यूज पे ये आके कहते हैं कि बालाकोट की स्ट्राइक के वक्त मैंने कहा बादल हैं तो जहाज भेज देते हैं, रेडार पे नहीं पकड़ेंगे। जो देश का प्रधानमंत्री ये नहीं समझता कि रेडार चलता कैसे है, जिन्हें ये नहीं समझ आता कि अगर दिल्ली के ऊपर बादल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाहौर के ऊपर भी बादल है, उस प्रधानमंत्री से, उनकी पार्टी से आप कितनी बुद्धि की अपेक्षा करें। तो ये तो रहने ही दीजिए कि उन्होंने क्या कहा राहुल गांधी की बुद्धि के बारे में। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। आखिरकार राहुल गांधी ये जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें गाली दी गई है, इस आरोप को आप कैसे देखते हैं, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, आप फैसला कीजिएगा। लेकिन क्या अनुराग ठाकुर पर इस पूरे बयान को लेकर किसी तरीके की कार्यवाही या फिर एक्शन होता है या नहीं होता, देखना होगा। फिलहाल दीजिए।